क्या होगा अगर तुम्हें बगैर स्पेस सूट के स्पेस में छोड़ दिया जाए, या तुम स्पेस में और किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर तुम्हारा स्पेस सूट टूट या खराब हो जाए। तो ऐसा लगता है कि हमें गलत बताया और मूवीज में दिखाया गया है कि स्पेस पूरी तरह से ब्लैक और ठंडा है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है और कोई भी स्पेस में एकदम से फ्रीज होकर नहीं मर सकता। सुनने में काफी अजीब और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, राइट? तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्पेस के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जो पिछले इतने टाइम से हमसे छिपाई जा रही हैं, और कौन से ऐसे मिथ हैं जिन्हें आज भी लोग सच मानते हैं। तो स्पेस एक्चुअली पूरी तरह से ब्लैक नहीं है, और मूवीज में एस्ट्रोनॉट्स के सीन जिसमें वो कम्प्लीटली ब्लैक स्पेस में गिरते हैं एक्चुअली काफी ज्यादा ब्राइट और कलरफुल हो सकते हैं। तो बात यह है कि यूनिवर्स लगातार में एक्सपैंड हो रहा है और गैलेक्सीज हमसे जैसे जैसे दूर जाती जा रही है उनसे आने वाली लाइट की वेवलेंथ वैसे वैसे बढ़ रही है, और एक पॉइंट के बाद ये इंफ्रारेड रेंज में चली जाती है, जिसे सैडली हम इंसान नहीं देख सकते। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्पेस पूरी तरह से डार्क और ब्लैक है। और इवन हमारे नॉर्मल लॉन्ग एक्सपोजर कैमरास भी रात को आसमान में ऐसी चीजों को कैप्चर कर लेते हैं जिसे हम नॉर्मल मॉर्टल ह्यूमंस नहीं देख सकते। पर समहाउ हम इन सभी लाइट्स और कलरफुल आसमान को देख सकते हैं अगर यूनिवर्स एकदम से अचानक एक्सपैंड होना रुक जाए और सभी चीजें स्टिल होकर मूव करना बंद करते हैं। और इसे कहते हैं ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स, जिसके हिसाब से हमारे इनफाइनाइट यूनिवर्स के हर एक हिस्से में करोड़ों तारे हैं, और यूनिवर्स में अगर तुम कहीं पर भी जाओगे वहां पर बहुत सारे स्टार्स होंगे। और अगर हमारे यूनिवर्स एक्सपैंड होना बंद कर दे और स्टेशनरी रहे तो लाइट एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल और रिफ्लेक्ट करेगी, जिससे थोड़ी ही देर में पूरा आसमान सन की सतह के जितना ब्राइट हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन है या रात, ये आसमान वैसे का वैसा ही ब्राइट रहेगा। और धरती पर कभी भी रात नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर आने वाली लाइट दूसरे स्टार्स से आ रही होगी, और लाइट की वेवलेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी कि हमें बहुत सारे स्टार्स की जगह कुछ स्टार्स और उनके बीच में एम्प्टी ब्लैक स्पेस और खाली गैप्स दिखेंगे। और ये इकलौता ऐसा फिनोमेना नहीं है जहाँ पर मूवीज मेकर अटक जाते हैं, क्योंकि ये देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे ना ही वो जानते हैं, ना ही वो जानना चाहते हैं, और ना ही वो दिखाना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें काफी टाइम पहले ये पता चल गया होता कि स्पेस में कोई भी स्पेसशिप या कोई भी चीज एकदम से फ्रीज नहीं हो सकती, और ना ही उसके ऊपर बर्फ की कोई लेयर जम सकती है। इनफैक्ट किसी भी चीज का स्पेस में पूरी तरह से जमना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये उतना भी ठंडा नहीं है। और ये सब सीन्स जिसमें स्पेसशिप टूटकर या क्रैश होकर एकदम से फ्रीज हो जाती है या बर्फ से ढक जाती है, उन्हें एक्चुअली इसकी जगह दिखाना चाहिए कि ये कैसे मेल्ट होकर पिघल सकती है। फॉर एग्जांपल जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि हमारे सन से 300 मिलियन या 30 करोड़ किलोमीटर दूर है, वहां पर भी रेडिएशन और टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि उसे थोड़े थोड़े टाइम बाद लगातार ठंडा करना पड़ता है। और साथ ही इसमें सन वाइजर की एक तो नहीं बल्कि 5 लेयर्स और एक्स्ट्रा कूलर्स भी हैं, जो कि इसे ठंडा रखते हैं ताकि ये मेल्ट ना हो जाए। पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हबल स्पेस टेलीस्कोप इतने भी लकी नहीं है, क्योंकि ये अर्थ के थर्मोस्फीयर में रोटेट करते हैं, और अर्थ के एटमॉस्फेयर की ये लेयर स्पेस के उस हिस्से में है जहां पर किसी भी चीज का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और सिर्फ एक आइडिया के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि सॉलिड स्टील 1330 से 1550 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही पिघल जाता है। तो फिर ये सैटेलाइट्स अब तक मेल्ट क्यों नहीं हुए? तो इसके पीछे का रीजन है साइंटिस्टों के कुछ लाइफ हैक्स, जिसमें सबसे पहला है वाइट सरफेस, जो कि सिंपली ज्यादातर रेडिएशन को सरफेस से रिफ्लेक्ट कर देता है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बहुत सारे हीट प्रोटेक्टर्स और कूलर्स भी लगाए गए हैं, जो कि इसे मेल्ट होने से बचाते हैं और उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। और स्पेस सूट के लिए भी सिंपली इसी तरह के सेम प्रोटेक्टर्स, मटेरियल और टैग का यूज किया जाता है, जिनका काम एस्ट्रोनॉट्स को ठंड या कोल्ड टेम्परेचर से बचाना नहीं होता, बल्कि इंटेंस हीट और रेडिएशन से बचाना होता है, ताकि वो जलकर ना मर जाए। और समहाउ स्पेस सूट्स इन सभी चीजों और कूलिंग को मेंटेन करते हुए ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं, ताकि वो अनकंफर्टेबल या कूल फील ना करें और कंफर्टेबली अपना सारा काम आराम से कर सकें। बट स्टिल स्पेस में बहुत सारे कूल स्पॉट्स भी हैं, जो कि बहुत ज्यादा ठंडे हैं, और सरप्राइजिंगली हमारे सिस्टम का सबसे कूल स्पॉट और कहीं नहीं हमारे मून पर है। और 2009 में चांद के एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर के डार्क क्रेटर का टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस था, जो कि मूवीज के डिस्क्रिप्शन को तो मैच करता है, पर डायरेक्टर्स के मनपसंद आइस प्लैनेट से देखने में काफी ज्यादा अलग है। पर क्या होगा अगर हम सोलर सिस्टम से बाहर चले जाएं? तो यहाँ पर भी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी। और जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि अगर किसी भी मैटर की वॉल्यूम को एकदम से बढ़ाया जाए तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और अगर उसकी वॉल्यूम को एकदम से घटाया जाए तो उसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। और ये फिनोमेना अप्लाई होता है लाल तारों पर, जो कि यूनिवर्स के सबसे बड़े गैस और प्लाज्मा रिच ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ये रेड जायंट सबसे तेजी से एक्सपैंड करते हैं। और ऐसे ही एक लाल तारे ने सुपरमैन की पूरी फैमिली और पूरे के पूरे क्रिप्टॉन प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उसके पेरेंट्स ने उसे धरती पर भेज दिया। खैर रेड जायंट्स के इतनी तेजी से एक्सपैंड करने की वजह से इनके बीच में इंटरनल एक्सटर्नल लेयर प्रोटोप्लैनेटरी नेबुलास बनती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ठंडी होती हैं। और अगर तुम्हें यूनिवर्स के सबसे ठंडे हिस्से को देखना है तो तुम्हें उन लेयर्स को देखना
देखना चाहिए, ना कि किसी इंटरगैलेक्टिक स्पेस को जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खाली और ठंडा लगता है पर एक्चुअली बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है। फिलहाल यूनिवर्स की सबसे ठंडी जगह जो हम ह्यूमंस को पता है वो है बूमरिंग नेबुला, जिसका टेम्परेचर यूनिवर्स में सबसे कम -270 डिग्री सेल्सियस है। पर सैडली फिल्मों की तरह वहाँ पर कोई फ्रोजन प्लेनेट या एलियंस नहीं है, बल्कि खाली वैक्यूम है। तो आखिर स्पेस वॉक और एस्ट्रोनॉट्स के सीन्स को मूवीज में इतना इनएक्यूरेट क्यों दिखाया जाता है, जबकि एक्चुअल में सच ये है कि अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में एकदम से अपने सूट को खोल देता है तो वो एकदम से फ्रीज होकर नहीं मरेगा। और इवन अगर बगैर स्पेस सूट के तुम्हें यूनिवर्स की सबसे ठंडी जगह बूमरिंग नेबुला में भी डाल दिया जाए तो भी तुम एकदम से नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे ठंडी पड़ना शुरू होगी और लगभग 26 घंटे बाद तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से फ्रीज होगी। किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट पर उसके आसपास के टेम्परेचर का क्या असर होगा और कितनी तेजी से होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है पार्टिकल्स की डेंसिटी पर। और क्योंकि स्पेस पूरी तरह से वैक्यूम है और वहाँ पर पार्टिकल्स की डेंसिटी काफी ज्यादा कम है, इसलिए किसी भी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरना शुरू होगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो पूरी तरह से ठंडी पड़ेगी। और इवन यूनिवर्स के सबसे ठंडे हिस्से बूमरिंग नेबुला में भी तुम्हारी बॉडी एक दिए की तरह एक्ट करेगी, जिसके हीट और फ्यूल को यूनिवर्स धीरे धीरे अब्सॉर्ब कर रहा होगा और पूरे 26 घंटे बाद यूनिवर्स पूरी तरह से तुमको अब्सॉर्ब कर लेगा और तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से ठंडी पड़ जाएगी और वो दिया अपनी सारी एनर्जी और अपने सारे फ्यूल को यूनिवर्स को दे देगा। इसलिए इवन स्पेस सूट ना होने के बावजूद तुम स्पेस में ठंड से नहीं मरोगे, पर स्पेस के अंदर का वैक्यूम तुम्हारे लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है, क्योंकि स्पेस का वैक्यूम इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा कि तुम्हारे बॉडी के अंदर मौजूद सभी गैसेस एकदम से बाहर आने की कोशिश करेंगी। और क्योंकि तुम्हारी आंखें फ्लेक्सिबल और स्लिपरी हैं और वहां पर 2 होल्स भी हैं, बॉडी के अंदर क्रिएट हुए प्रेशर की वजह से 5 से 10 सेकंड के अंदर ही पॉप आउट होकर बाहर आ जाएंगी, जो कि पेनफुल तो होगा, तुम मरोगे भी बट एटलीस्ट ठंड से नहीं मरोगे। पर खैर क्या फर्क पड़ता है, मुझे और तुम्हें कौन सा सुबह उठ के स्पेस में जाना है, अनलेस तुम्हारा बचपन से सपना एस्ट्रोनॉट बनने का नहीं है। बाकी तुमको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी और तुम्हारे हिसाब से स्पेस के बारे में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फैक्ट्स की जगह सिर्फ एक मिथ और इमेजिनेशन हो सकती है, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।